खास दिल्ली से जो अब लाइव है आपके लिए ऑकल्ट रंगभूमि में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ अमित मुंबई से, मेरे दोस्त और मेरे को होस्ट दोनों, और साथ ही हमारी छोटी सी मेहमान चुलबुली श्वेता, जो अभी लास्ट टाइम हमारे साथ राइटर्स टॉक में हमारे साथ थी। और आज हमारा टॉपिक है कि हम 1-to-1 इंटरेक्शन करें इसके साथ। कल हमने, अमित ने और मैंने डिसाइड करा था कि जिन लोगों के साथ हमने टॉक शो करेंगे और किया है अभी तक, उन लोगों को 1-to-1 हम अपने प्रोग्राम में लाइव लेंगे। तो स्वागत है श्वेता तुम्हारा हेलो ऑकल्ट सर, रंग। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। और दूसरी तरफ अमित, जो कि इस प्रोग्राम को लेके शुरू से ही बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत कुछ सोच कर बैठे हुए हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या क्या करना है। और राइट। आज श्वेता, आज हम तुम्हारे बारे में 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। तुम्हारी क्रिएटिव, तुम्हारे थॉट्स, इवन बिल्कुल सर। प्लानिंग, तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम कर चुकी हो, सब कुछ। और हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस तुम्हें हो, क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेस पार्क में बैठा हुआ हूँ। सर, मैं क्योंकि कल एक्चुअली वही पूछने वाली थी कि आप आउटडोर और अपने मास्क नहीं लगा रखे, ये आज़ादी आपके पास कैसे है, हमारे पास तो नहीं है। नहीं, अभी तक मास्क लगाकर ही थे बिफोर वी वेंट लाइव। वो मास्क अभी लगाकर ही मेरे से बात कर रहे थे। अभी एक ओके मिनट सर। पहले इवन जब ये अमित को जब मैं मतलब टेक ओवर दूंगा पूरी टॉकिंग का, तो फिर मैं दोबारा से लगा दूंगा। कहीं कोई नीचे कमेंट में ये ना लिखे कि आपने मास्क नहीं लगा रखा। तो हाँ, तो श्वेता, आज मुझे ये बताओ, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अपने नए कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि तुम मंडे से बिजी होने वाली हो, क्या है जो नया कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर तुम काम करने वाली हो, वो सर, थोड़ा सा। एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी अभी शूट होने वाली है। इस 12th को होगी उसकी शूट, मेरे ख्याल से 12th को नहीं तो 13th को उसकी शूट होगी। नए एक्टर्स हैं और मेरा जो पूरा क्रू है, मतलब मेरे जो डायरेक्टर हैं नेहा, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, तो वो पूरा नया क्रू है। तो एक शॉर्ट फिल्म है अबाउट शादी से पहले कोल्ड फीट होते हैं ना, करनी है नहीं करनी है, दैट सेकंड थॉट्स जो होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। पूरी मतलब वो जो वीडियो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, कोल्ड फीट के ऊपर बेस्ड है कि हाउ वी डिसाइड कि या इट मतलब जाऊँ या नहीं जाऊँ, या अब करूँ या नहीं करूँ, सब प्लान हो गया है तो इसके बाद तो वो वाली चीज उसके ऊपर है। नेक्स्ट मंथ आ जाएगी ये। मैं ऐसे लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज सब में शेयर कर देना। डेफिनेटली श्योर। डेफिनेटली वी विल वॉच इट डेफिनेटली। तो अब तुम श्वेता, हमारी टीम का हिस्सा हो तो ये सब तो हम करेंगे ही करेंगे। राइट राइट राइट। श्वेता, आई गेस या जी तो सर। फैन चालू है या तो डोर ओपन है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट गिव मी एक सेकेंड, मैं अभी ठीक कराती हूँ इसको। क्योंकि जब जब बातें चल रही है ना तो बहुत पीछे आवाज आ रही थी। बट नाउ इट्स बेटर, या नाउ इट्स बेटर। अब नहीं आएगी। हाँ, नाउ इट्स बेटर। हाँ, तो ओके, टेक्निकल दूर हो गई है। तो ये अभी बहुत जल्द आपकी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो एंड सी अबाउट इट। मी नोइंग टू। के बारे में नोइंग के बारे में तो आपने बता ही दिया है। हाउ इज द शॉर्ट फिल्म, व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, एंड वंस व्हेन इट कम्स प्लीज डू लेट अस नो। तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट है उसको देखने के लिए। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, विकास जी, शुड आई गो अहेड? विकास जी,
Yes, yes, आप clear हैं? Thank you, thank you. Shweta, as you know, the format of our show, Occult Rangbhumi, this is more about people who are new in this industry या फिर जिन्हें कुछ 4-5 साल या कुछ सालों के काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन अगर आप देखोगी या फिर हमने भी देखा है, उन्हें कोई मंच नहीं मिलता ज़्यादातर बात करने के लिए, उन्हें कोई मंच नहीं मिलता उनका एक्सपीरियंस करने के लिए, उन्हें कोई मंच नहीं मिलता हाउ अबाउट हाउ दे केम इन द इंडस्ट्री। और ये डिस्कशंस मेरे ख्याल से जो कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। अनटिल अनलेस कैमरे के पीछे बड़ा अच्छा काम ना हो, बड़ी अच्छी मेहनत ना हो, तब तक कैमरे के आगे वो बात बनती नहीं है। तो बिल्कुल, आई एग्री। दिस इज व्हाट द फॉर्मेट इज। तो लाइक आई सेड, ये फर्स्ट एपिसोड चल रहा है व्यूअर्स, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड सॉरी, दिस इज द फर्स्ट सीजन एंड सेकंड एपिसोड वन ऑन वन विद श्वेता। शी इज अ राइटर फ्रॉम दिल्ली। The very first question that I want to put in front of you is a very simple question. I guess you can see it. Your favorite poet, यस सर। हाँ and do you remember any of his or her poetry? सर, ये ना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हो। मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया अब तक, और मुझे बहुत सारे लोगों का काम याद भी है। तो मैं किसी एक का नाम ले नहीं सकती। मुझे पता नहीं है कि अगर मैं कबीर का नाम लूंगी तो फिर मैं आगे वाले जो उनके बाद लोग आया, या मीर का नाम लूंगी, या गालिब का नाम लूंगी, या जॉन साहब का नाम लूंगी, या उसके बाद गोपाल दास नीरज का नाम लूंगी, या किसका नाम लूं मैं एग्जैक्टली इसको जस्टिफाई करने के लिए। तो मेरे पास इस सवाल का आंसर नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग मुझे बहुत पसंद। मुझे जैसे कि जब भी क्यूट चीजें लिखने पे आती है ना बात, मतलब मैं जब कोई चीज लिखनी शुरू करती हूँ तो मुझे उस चीज की फील में जाना पड़ता है। तो उस चीज की फील में जाने के लिए मैं उस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। अगर मुझे कुछ क्यूट रोमांटिक लिखना है तो मैं उस तरीके की वेब सीरीज देखूंगी या मूवी देखूंगी, या मतलब उस तरीके के जो मतलब डायरेक्टर्स है, वुडी एलन वगैरह है, उनसे उनके जो इंटरव्यूज वगैरह रहे हैं, या इम्तियाज अली, या ये सब देखूंगी। नहीं तो वैसी जो पोएम्स है ना वो पढ़ूंगी। जैसे कि इब्ने इंशा एक पाकिस्तानी शायर है, उनकी एक पोएम है कि हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस का फास लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, कि जिस तरीके क्या की मैं बात है। चीजें लिख रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं उसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करूँ। तो जब इस चीज पे बात आती है, प्रेम पे बात आती है, तो ये वाले हैं कुछ लोग। उसके बाद एक जब कभी-कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मतलब जब वैसे मैं बहुत जल्दी, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी ऐसे डिप्रेस डाउन वगैरह नहीं होती। लेकिन कभी-कभी जब होता है ना ऐसे कि बार-बार स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो रही है, 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 और नहीं पता चल रहा कि अब क्या करना है, खत्म क्यों नहीं हो रहा। मैंने क्योंकि मेहनत करी है, बहुत सारा टाइम दिया है इस चीज पे, एंड मतलब ऑनेस्ट, बिल्कुल एकदम प्योर इंटेंशन से इसको लिखा गया था, लेकिन फिर भी ये चीज बन नहीं पा रही है। कभी-कभी होता है ऐसे। तो वो वाली जो चीज होती है ना, तो एक एक गोपाल दास नीरज की ना एक पोयम है बहुत अच्छी कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। तो मतलब इस तरीके की चीजें मतलब अलग-अलग टाइम पे मेरे साथ रहती है, या अलग-अलग पोएम्स अलग-अलग टाइम पे मेरे साथ रहती है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो मैं एक शायर या एक कवि या एक पोएट का नाम कभी नहीं ले सकती, मैं चुन ही नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है। डेफिनेटली सवाल तो डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू अ राइटर, एंड अगर उसको पूछा जाए कि हु इज योर फेवरेट राइटर या फिर हु इज योर फेवरेट पोएटिस्ट या फिर एक फेवरेट शायर, तो हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे दिग्गज लोग हो चुके हैं और है भी आज की तारीख में। तो हम किसी एक का नाम ले नहीं सकते। हमें डेफिनेटली हम सबको सुनकर, हम उन सबको देख कर आगे आए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें वो राइटिंग और एक पोइट्री, एक शायरी, वो एक चीज पसंद आई है।
एंड आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से ढाल लिया है अपने the poems, the शायरीज that you say are very lovely. विकास जी, वो आपका क्या कहना है इस पर? अगर आप किसी चीज को पढ़ते विकास जी, हैं, प्लीज स्टार्ट अगेन बिकॉज मैंने म्यूट रखा था आपको. कोई बात नहीं। तो मैं 100% एग्री करता हूँ श्वेता से, क्योंकि जब आप किसी नए सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह के राइटिंग और जब लिखा है तो डेफिनेटली उन राइटर्स की जो बुक्स हैं, उनकी जो शायरी है, उनकी जो नॉवेल्स हैं वो पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, वेब सीरीज जैसा कि अभी इसने बोला। तो ऐसे केस में किसी का भी एक आदमी का नाम लेना वो जस्टिस नहीं होगा किसी के लिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो वो कह रही है, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम समझते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में बिना एक कोटेशन प्लान नहीं कर सकते पर्टिकुलर कि ये मेरा पसंदीदा राइटर है और इस वजह से, क्योंकि आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स में लिखते हैं, अलग अलग ऑडियंस है आपकी, अलग अलग आपके रीडर्स हैं। तो जब तक आप उनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी के लिए आपको पढ़ना पड़ता है और इसी के लिए आप किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते। तो श्वेता, अच्छा लगा तुम्हारा ये जवाब जानकर। सेकंड सवाल क्योंकि अभी मेरे पास नोट डाउन नहीं है, तो हमें थोड़ी पुटअप करो इसके लिए। अच्छा, मैं ही ले लूँ सेकंड सवाल? हाँ हाँ, चलो ठीक है. So before we go ahead, the second question is आपको फ्लैश होता रहेगा. Your first stage show, where was it and how did you prepare for it? आपका सबसे पहला स्टेज शो जो आपने किया था वो कहाँ था और आपकी उसने तैयारी कैसे की थी? At the same time, उस वक्त any poetry that you remember from that particular day, जो पहले दिन आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी, तो कोई एक पोएट्री जो आपको याद है? One minute, म्यूट है। one minute, one minute. Okay. Yeah, go ahead, Yeah. go ahead. तो ओपन माइक्स वगैरह तो अक्टूबर में शुरू हो गए थे. 29 अक्टूबर बाद आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग. लेकिन जो पहला बड़ा पेड Can you start again? Yeah. Can you start again? Yeah, मैं कह रही हूँ. Am I audible now? Yes, you are able. Okay. Because suddenly So- we log out हो गए, तो वो थोड़ा confusion Okay. आ गया. हाँ. सो एक्चुअली परफॉर्म करना तो अक्टूबर से शुरू कर देता. 29 अक्टूबर को मैंने पहली बार परफॉर्म किया था हॉस खास कमजुम कैफे, मुझे याद है. उसके बाद स्प्रिंग हाउस में परफॉर्म किया था नोएडा में. लेकिन मेरा जो पहला पेड शो हुआ था वो हुआ था ये प्यारेलाल स्टेडियम में. उसमें मुझे याद है, उसमें अमनदीप भी था, याया भी था, शायद आपने इनके नाम सुने होंगे. गौरव त्रिपाठी सर थे, अरन्या जौहर थी, मैं थी, अर्पण खोसला सर थे. तो ये मेरा पहला पेड शो था. मतलब इससे पहले मैं फ्री में परफॉर्म कर रही थी हर जगह. ये मेरा पहला पेड शो था जिसमें लोग टिकट लेके आए थे. तो याद है, वो मुझे याद है. और इसके प्रिपरेशन के लिए वही है, मतलब मोस्टली ना मैं मेरे को मेरी पोइम्स याद रहती है क्योंकि वो चीज़ है कि मैंने खुद लिखी है, और मैंने खुद लिखी है तो ऑब्वियसली आई फेल्ट इट, दैट्स व्हाई आई राइट इट. तो मुझे मेरी पोइम्स मोस्टली याद रहती हैं. तो ये पहला स्टेज शो था और ये हुआ था शायद 21 तारीख को हुआ था, नहीं 26 जनवरी को हुआ था. एंटी टॉक्सिक इसका नाम था, प्यारेलाल स्टेडियम में हुआ था. और इसकी तैयारी ना मैं 2-3 दिन से करी थी, पर मैं ना एक्साइटेड इसकी तैयारी के लिए इतनी नहीं थी. मैं उस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड रही कि ओ ये बड़ा स्टेज, इतने सारे लोग, और वो बहुत बड़ा ऑडी है, वो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें है काफी सारे लोगों के बैठने की कैपेसिटी. तो वो ना बहुत
बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। मैंने पहले भी किया स्टेज पर परफॉर्म, बट लोग टिकट खरीद के मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वो वाली बड़ी चीज थी। तो ये सबसे पहली बार हुआ था, शायद 2017 में हुआ था मेरे साथ, तो याद, और यही हुआ था। और उस टाइम पे ना एक्चुअली ये था कि मतलब मैं, लोग मुझे जानते थे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के नाम से। तो मैं जब अपनी पोइम शुरू करती थी या मैं जब स्टेज पे जाती थी ना, तो मेरा तकिया कलाम जिसे आप कह सकते हैं, वो ये होता था कि मेरे उनका जिक्र मेरे उनका जिक्र मैं सरेआम नहीं करती, मेरे उनका जिक्र मैं सरेआम नहीं करती, सब कहती हूँ तेरे बारे में, बस तेरा नाम नहीं करती। मेरे उनका जिक्र मैं सरेआम नहीं करती, सब कहती हूँ तेरे बारे में, बस तेरा नाम नहीं करती। और मैंने किताब के हर पन्ने में तुझे बड़ा संभाल के रखा है, मैंने किताब के हर पन्ने में तुझे बड़ा संभाल के रखा है, क्या करूँ, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हूँ, लिखने के सिवा कोई काम नहीं करती। तो that's how I used to introduce myself पहले। तो यार ये मेरे पहले शो का वो था। Nice. अमित, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ और विकास को भी नहीं। Guys, really sorry. विकास जी का फोन था, तो due to technical Okay. reason he is not able to contact us, and he tried doing it, connecting us twice, but some network issue है, तो इसलिए connect नहीं हो पा रहे. We will still continue. We will still continue the one-on-one talk. Okay. I am very much happy. I'm very much with the things that are going as of now very smoothly and very nicely. And आप तो समा बांध ही रहे हो. आप अपनी शायरियाँ जो आपने एक बड़ी अच्छी शायरी अभी सुनाई, दैट इज आपने बोला कि वो तख्तिया कलाम है आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको कंटिन्यू रखो. Whenever you come on stage, you say this शायरी and count it how many times you have said till now, so that you will remember your appearance. I remember my तकिया कलाम. I just change it क्योंकि you will remember how many time you appear and how many time you have taken this takiya kalam. I don't know, मेरे को नंबर ऑफ शोज याद नहीं है मैंने कितने किए, वो मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है. एक बार याद करके अपने फैंस को बोल देना, बाद में फिर वही गिनते रहेंगे. हाँ, वो भी है. नहीं, बट मुझे ये याद है कि मैं जितने शहरों में गई हूँ ना, मतलब बिकॉज ऑफ दिस पोइट्री थिंग, बिकॉज ऑफ दिस पोएम थिंग, मतलब मुझे घूमने का काफी शौक रहा है बचपन से, लेकिन मेरे मम्मा पापा को नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी. तो मुझे छुट्टियों में घुमाने के नाम पे मोस्ट ऑफ द टाइम नानी और दादी के घर ले जाया जाता था. तो मैं ज्यादा घूम ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं घूमी हूँ. एक्चुअली मैं पहली बार जब काफी दूर गई थी घर से, दैट वाज 11th क्लास, मेरा स्कूल ट्रिप था. सोलन और रोहतांग पास हम लोग गए थे, कुल्लू मनाली वगैरह. नेक्स्ट टाइम मैं कॉलेज में घूम गई हूँ, दैट वाज, वो भी कॉलेज ट्रिप था, मैक्लॉइडगंज, धर्मशाला, त्रिवेंद्र वगैरह. लेकिन उसके अलावा ना, जब हम लोग खुद प्लान बनाते हैं कि ओ हम घूमने जा रहे हैं, आई डू नॉट रिमेम्बर कि मैंने वो प्लान कब बनाया है. शायद मैंने कभी बनाया ही नहीं वो प्लान कि ये प्लान मैं सिर्फ घूमने के लिए बना रही हूँ. So this thing, this poetry thing, this writing thing, it offered me this luxury of traveling. मैं अब तक जितनी भी जगह घूमी हूँ ना,
ऑफ जो जगहें थी ना वो सब बिकॉज ऑफ शोज की वजह से या इवेंट्स की वजह से। मैं लखनऊ गई हूँ, मैं हैदराबाद गई हूँ, मैं ग्वालियर गई हूँ, मैं जालंधर गई हूँ। मतलब इस टाइम में जितने भी शहरों में घूमी ना, मुझे नहीं पता 10 12 15 20 जितने भी शहरों में मैं घूमी हूँ, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस पोएट्री। बिकॉज कोई शो वहां पे अरेंज हुआ, ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बोला कि अच्छा आपको आना है, तो मेरे को पता होता था कि मैं आज जाऊंगी, शाम को शो है और कल सुबह मेरी वापसी की फ्लाइट है। तो मैं उस चीज को ना मिस नहीं करती थी बिल्कुल भी। तो ऐसा होता था कि मैं रात में ना सोती नहीं थी कि शाम को मेरा शो हुआ, उसके बाद मैं कोऑर्डिनेटर से ना पहले ही बात कर लेती थी कि देखो मैं पहली बार लखनऊ आई हूँ, तो मैं बिना देखे तो नहीं जा रही हूँ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे घुमाओगे। तो मेरे साथ मोस्टली यही हुआ है, जयपुर वगैरह में जितनी भी जगह गई हूँ ना, मेरे को इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजर्स या कोऑर्डिनेटर मिले हैं ना हमेशा, कि उन्होंने मुझे घुमाया, एक्चुअली पूरी पूरी रात घुमाया। और मैं सुबह होटल आती थी, फिर बस पैकिंग करती थी और फ्लाइट से सीधा घर आ जाती थी। लेकिन वो जो रात होती थी ना, उसमें कम जगहें खुली होती थी, लेकिन जगह खुली होती थी ना, वो मेमोरीज इतनी फ्रेश है और वो याद रहेंगे। मुझे याद है जब मैं लखनऊ गई थी, गोमती नगर में मैं रुकी थी, एंड मेरे कोऑर्डिनेटर्स मुझे हजरतगंज लेके गए थे बिकॉज दे सेड कि मैम वहाँ पे सबसे अच्छी चाय मिलती है। तो मैंने कहा चलो आज तो फिर मैं कौन सा रोज रोज लखनऊ आ रही हूँ, तुम मुझे आज वहां की चाय पिलाओगे। तो दिस तो वो ना, पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई ओ इट जितना इसने मुझको दिया है, मुझे इसे राइटिंग को इससे ज्यादा देना है ताकि वो Right. बराबर हो चीजें। You are 100% right, because जिस चीज से हमें घूमने मिल रहा है, जिन चीजों से हमें इतनी सारी चीजें देखनी मिल रही है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, अलग एटमॉस्फेयर, एक माहौल जो होता है लोगों का, एक नए नए लोगों के बीच जब हम पहुंचते हैं, हमें भी कुछ सीखने मिलता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए, ये चीज बहुत अच्छी लगती है उस वक्त। एंड उसको अगर कंटिन्यू करना है तो यस, हम में एक इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, हम में एक नयापन होना चाहिए। हम जब भी कुछ एक लोगों के सामने अगर हम आए तो हम एक नई चीज लेकर आए। यू आर 100% राइट, क्योंकि आपकी उसके पीछे बहुत बहुत ज्यादा मेहनत होती है। जब आप एक नई जगह पहुंचते हो और उसमें अगर जरा घूम ले, जरा यहाँ वहाँ की चीजें देख ले, तो फिर उसकी बात ही अलग है। एग्जैक्टली, मतलब ये घूमना और ये वो वगैरह बाय प्रोडक्ट्स है। इसलिए जब विकास सर ने वो सिर्फ लास्ट स्ट्रीम में पूछा था ना कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ दो लोगों के लिए मोस्टली लोग आते हैं, दो चीजों के लिए, दैट इज फर्स्ट इज पैसा एंड सेकेंड इज फेम। तो मेरा बहुत क्लियर था कि ये दोनों नहीं भी मिलेगी ना चलेगा। द थिंग इज कि मुझे ये चीज इतनी पसंद है, मुझे ये बिजनेस, ये राइटिंग, gives me that feels कि ठीक है, अगर ये कभी भी ना मिला ना तो भी मैं यही काम करूंगी, that is for sure। राइट, सेम ये हियर तो विद बहुत अच्छा मी। है। सेम हियर विद मी। इवन मैंने भी आज तक कभी पैसा कभी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखा है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज हम किसके साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ हमें क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, और लोग कैसे हैं आसपास के। तो फिर मैं पैसा कभी नहीं देख रहा, फिर कहाँ कहाँ पे कितनी रातें रुकना पड़ेगा, कहाँ पर कितने दिन शूटिंग होगी, ये सारी चीजें कैलकुलेशन में नहीं रहती। बस यही चीज का ये रहता है कि नेक्स्ट डे, अरे वाह हम शूटिंग पर जा रहे हैं, दैट इज वेरी मोटिवेटिंग थिंग एवरी डे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से मैं, कुछ मेरे दोस्त हैं उनके साथ बड़ा ज्यादा लगाव हो गया है, इसलिए उसकी वजह से मैं इतनी सारी फिल्में कर पाया, नून फिल्में हैं। But that we'll talk some other day. Now moving on to the next question. How can a writer make his life worth? Do you have any poetry on this? एक लेखक अपने जीवन को कैसे लायक बना सकता है, और क्या आपके पास कोई पोइट्री है इस पर? The reason why I'm asking you, do you have any poetry on this? अगर कोई है तो वो मोटिवेट भी कर देंगी काफी सारी लोगों को। लायक बना सकता है, मतलब ये तो मतलब सब ऑलरेडी लायक हैं। मतलब ये एक सवाल अलग है, मतलब हाउ कैन अ राइटर मेक हिज लाइफ वर्थ। ये मतलब जरूरी थोड़ी है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि कोई राइटर है, राइट, अगर उसका काम मान लो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट अ राइटर। हो सकता है कि वो उसको वो रीच ना मिली हो जो उसे मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे। कोई भी मतलब
वो तो वो होता है ना कि कोई भी कंटेंट अच्छा या खराब हो ही नहीं सकता कभी भी, ये ऑडियंस के ऊपर है। जैसे कि मुकुल ने कहा था कि मैं एक प्रोड्यूसर के पास गया था 3-4 स्क्रिप्ट लेके, और जो मुझे सबसे फुद्दू स्क्रिप्ट लग रही थी उनको वो सबसे ज्यादा पसंद आई थी, राइट? है ना? तो डिपेंड करता है, जैसे कि ना एक मूवी है, कौन सी मूवी है दैट, मैन ऑन द मून, यस आई गेस वो मैन ऑन द मून है उस मूवी का नाम। और उसमें ना जिम कैरी है, और उसमें एक डायलॉग है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, और उसमें एक डायलॉग है कि तुम्हें डिसाइड करना है, ये तुम्हारी इंटरनल स्ट्रगल है कि तुम जो लिख रहे हो, तुम जो कंटेंट बना रहे हो, वो तुम किसके लिए बना रहे हो, वो तुम अपने लिए बना रहे हो या वो तुम ऑडियंस के लिए बना रहे हो। और ये शायद अगर तुम लकी हो तो ये रेयरली हो सकता है कि जो तुम्हें पसंद है वो शायद तुम्हारी ऑडियंस को भी पसंद है। राइट राइट हाँ, तो उन दोनों के बीच में ना एक ब्रिज बनाना पड़ता है। मैं तो ये बोलूंगी कि तुम ऑडियंस को वो दे रहे हो जो उनको चाहिए, बट समहाउ तुम उन्हें वो भी दे रहे हो जो तुम लिखना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जो ऑडियंस को चाहिए वो हम शायद कभी कभी नहीं लिखना चाहते, या दैट इज नॉट माई जॉनर, या दिस इज नॉट द टाइप ऑफ राइटिंग दैट आई डू राइट, राइट? और कभी कभी जो राइटिंग मैं लिख रही हूँ हो सकता है ऑडियंस को वो पसंद ना आए, हो सकता है वो उस ऑडियंस तक पहुंच ही ना पा रही हो जिसके लिए मैंने वो लिखी है, हो सकता है वो जिस ऑडियंस तक पहुंच रही है वो राइटिंग नहीं पढ़ना चाहती, दैट मतलब उससे मेरा काम खराब नहीं होगा। मतलब इससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये काम गंदा है, उससे आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ऑडियंस गंदी है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा अच्छी रहती है और ऑडियंस इज ऑलवेज राइट। तो वो वही है कि एक राइटर को अपनी लाइफ को अगर वर्थ कराना बनाना है या लाइफ बनाना है किसी तरह, तो वो बस लिखता रहे, वो बस गिव अप ना करे। एक टाइम पे वो ऑडियंस के लिए लिख रहा है कि ठीक है, लोग तालियां बजा रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे अप्रिसिएशन मिल गई इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ये सब मिल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और अगर वो चीजें मिलनी बंद भी हो जाती है ना, लेकिन तुम्हें लिखने में मजा आ रहा है, तो अपने लिए लिखो, तो तुम छोड़ दो कि ऑडियंस को क्या चाहिए। एंड आई गेस वो वाला जो पॉइंट आ जाता है ना कि जब आप वैलिडेशन के पीछे भागना बंद कर देते हो कि मुझे अब लोगों की वैलिडेशन चाहिए, आई गेस दैट इज वो पीक पॉइंट है आपका। वो उसमें आप खुश हो, आप खुश हो तो बस आपको किसी और से लेना देना ही नहीं है। किसी को बोला गया है कि मतलब ओके ये आदमी एनलाइटन हो चुका है, तो तुम फिर अपने लिए लिखो। और डू यू हैव अ पोएट्री ऑन दिस? एक्चुअली आई डू हैव सेवरल, कुछ मेरी है कुछ मेरे दोस्तों की है। तो मेरा एक दोस्त है शुभम शाम, हाँ हाँ ही इज अ वेरी राइटर, वेरी वेरी गुड राइटर, आई एडमायर हिम सो मच। एंड मुझे याद है जब भी मैं थोड़ा सा डाउनर सा आता ना मेरे को काम वगैरह को लेके, तो उसकी एक पोयम है जिसकी 4 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद है कि तेरी हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तेरी हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि ये कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तेरी हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्या बात तो ये क्या उसने बात किया, एंड आई लव दीज लाइन्स, इसके लिए मैं हमेशा उसको बोलती हूँ। और को एक वो भी है कि परिंदों के मोहल्लों में, आवारा आसमानों में, परिंदों के मोहल्लों में, आवारा आसमानों में, नरों को उड़ने दो मुझको अभी मन के जहानों में। तो ये आई रोट इट वन डे कि हम लाइक अब नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं जा रही हूँ, तो वैसा वाला होता है। तो या दीज आर फ्यू लाइन्स। very nice let me tell my viewers one thing सवाल शायद सुनने के लिए या फिर सवाल शायद कुछ अजीबोगरीब लगे, लेकिन जब जवाब सुनने में आया श्वेता की तरफ से, तो ऐसा लगा कि नहीं, हमारा सवाल सही था, गलत नहीं था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं who are somewhere डिप्रेस्ड कि भाई अभी काम नहीं मिल रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ चल नहीं रहा। तो श्वेता ने बड़े अच्छे से, बड़े सिंपल तरीके से जवाब दिया है। तो दिस इज फॉर ऑल द राइटर्स एंड यस दिस इज एंड द पोइट्री एज वेल। ये आपके लिए श्वेता की तरफ से ये पोइट्री एंड द लाइंस वाज फ्रॉम श्वेता। Moving on to the next question. Thank you so much, Shweta. You made it very simple for the writers to understand. So thank you so much for answering that question. Moving on to the next question. How do you motivate yourself? Do you have any poetry on this?
हाँ, but how do I motivate myself? yes, people would want to know that how do you motivate yourself, because yes, हम हर इंसान कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो डिप्रेस होता है कोई ना कोई चीजों के लिए, but how do you push yourself, how do you motivate yourself? एक तो वो वाली चीज़ है कि जब भी मुझे ऐसे लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है, तो वो वाली चीज़ है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पे आई हूँ। तो अगर मैं इतनी आगे आई हूँ ना, तो वो वाली चीज़ होती है कि ओके ठीक है, 2 स्टेप और चल ले, क्या हो गया? 2 स्टेप और चल ले, अगर आंसर नहीं भी मिलेगा, तो क्या पता रास्ता दिख जाए आगे का कि आगे क्या होना है। जैसे कि मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी। मैंने वो लिखी थी, एक फ्रेंड के साथ मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी और मैंने वो इस साल जनवरी में खत्म की थी। आई स्पेंड माय 4 मंथ्स राइटिंग दैट स्क्रिप्ट, ठीक है। और सीरीज है। और क्या हुआ था कि बीच में ना बिकॉज मैं पूरी तरीके से मैं 100% जिस स्क्रिप्ट को दे रही थी, तो मैं कोई और काम नहीं कर पा रही थी। उस चक्कर में मैंने कुछ और काम किया भी नहीं, और जो प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे थे, क्योंकि मुझे 100% देना था। अगर मैं उसको भी ले लेती साथ साथ, तो कभी इधर कभी उधर, दो अलग अलग फील्स, और ऐसे एकदम से तुम चेंज नहीं हो सकते कि अभी तुम ट्रैजिक कुछ लिख रहे हो और अभी तुम कॉमिक कुछ लिखने लग जाओगे। वो ओवरलैप करती है चीजें। सो व्हाट हैपेंड इज, तो मैंने उन 4 महीने ना बाहर से कोई काम नहीं उठाया, बिल्कुल भी। तो फाइनेंशियली ना बिल्कुल ऐसे हो गया था कि फक, ये क्या कर लिया मैंने। उठाना चाहिए था बाहर से काम, क्योंकि ये काम जो मैं सीरीज लिख रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। दिस इज नॉट पेइंग मी एट ऑल। तो मेरी जितनी सेविंग्स थी ना, तो वो सारी इन 4 महीनों में, क्योंकि मुझे इन 4 महीने मुंबई में काटने भी है, तो वो सब कुछ इसमें लग गई थी पूरे के पूरे तरीके से। और फिर क्या हुआ, फिर हमने जब सोचा कि हम लोग अब पिच करना शुरू करेंगे इस सीरीज को, तो फरवरी आ गई, पहला दिन आया लॉकडाउन वाला, और उसके बाद बहुत साल आए लॉकडाउन वाले। तो हम अब तक टच नहीं कर पाए उसको। तो वो हो गया कि बीच में कुछ 2-3 मंथ्स पहले तक मुझे लगा था कि यार 3 महीने खराब किए, इससे बेटर तो मैं कहीं कुछ और काम कर लेती। उस टाइम में ये कर सकती थी, उस टाइम में वो कर सकती थी, एंड मतलब क्या कर दिया मैंने, शायद बेकार की क्या। लेकिन अब नाउ जब थिंग्स फिर से ट्रैक पे आ रही हैं, तो मुझे पता है कि वो सीरीज अच्छी है। मैंने जान लगाई है उसमें अपनी पूरी, जब लिखी थी। तो मतलब एक एक डायलॉग पे, एक एक सीन पे बहुत बहुत घंटों तक हमने जामिंग की थी कि यार ऐसा नहीं, ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा। और जैसे मैंने बताया था, मैं अपने दोस्तों को कॉल कर लेती थी कि रुक तू, मैं बताती हूँ कि शायद इसका ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स क्या होगा। तो मैं ऐसे कॉल कर लेती थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने उससे पहले देखी, मूवीज उससे रिलेटेड बहुत सारी देखी, बहुत सारे चीजें पढ़ी उससे रिलेटेड। तो वो सब किया। तो वही है कि, और मोस्टली ना आसपास की जो मेरी चीजें ना, जैसे कि मेरी छोटी बहन है चीना, चीना उसका नाम है। तो मैं जब डीमोटिवेट, या जब मुझे लगता है दैट आई एम नॉट फीलिंग व्हाट शुड आई फील टू मोटिवेट माई सेल्फ, आई यूजुअली कॉल हर। मेरा वही है, मतलब शी इज 5 years यंगर देन मी, शी इज इन कॉलेज, बट उसका पता है, उसको कुछ नहीं कहना होता, उसको राइटर्स पसंद भी नहीं है। उसको राइटर्स बिल्कुल नहीं पसंद, वो मुझे सुनाती रहती है। मैं जब उसे कोई पोएम सुनाती हूँ ना, या स्क्रिप्ट नरेट करती हूँ, तो उसका ये होता है कि आप लोगों की दिक्कत क्या है। ये लाइन एक बात में बोली जा सकती है, आपको क्यों इतने मतलब पैराग्राफ लेने हैं, 25 लाइन्स लेने इसको बोलने के लिए, क्यों एक की आंखों में आपको नदी, सागर, झील, यूनिवर्स सब दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं देता, क्योंकि रियलिस्टिक तो नहीं है। तो शी इज लाइक दिस। एंड जब भी मैं डिमोटिवेट होती, आई कॉल हर, एंड शी इज लाइक, यार दीदी सुनो, हो जाएगा आपका ना, हो जाता है काम, तो आप चिंता मत करो, हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, मतलब शी इज माय दैट पिलर, की जो अगर मैं कभी गिरूंगी या थोड़ी सी गिरने वाली होंगी ना, तो आई नो शील, वो संभाल लेगी। तो आई कॉल हर। तो वो मेरी मोटिवेशन की गोली है। तो वो मुझे मोटिवेट करती रहती है। बाकी यहाँ थोड़ी सी पोइट्रीज हैं, यही वाली जो मैंने आपको थोड़ी सी सुना भी दी, कि और एक और 2 लाइन्स की है कि सागर से मोती चुन लेगी, झरने से बातें बांटेगी। सागर से मोती चुन लेगी, झरने से बातें बांटेगी। ये नदी मेरी जान देखो तुम, अब हर चट्टान को काटेगी। So Amazing, yeah. amazing, very nice, very nice. कौन बोलता है कि हमारे सवाल गलत है?
All I feel my questions are good and questions are nice. I'm already liking the way we are going ahead with the show. Thank you so much for motivating us. Thank you so much for बाकी motivating. इंटरव्यूज बहुत सारे लोगों के, जैसे कि कश्यप सर का इंटरव्यू तो मैंने इतनी बार देखा है ना, जोश टॉक्स वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारी कि जब उन्होंने बताया कि ये पिक्चर नहीं चली, फिर ये पिक्चर नहीं रिलीज कर पाया, फिर ये नहीं कर पाया, फिर ये नहीं कर पाया, एंड नाउ वी नो हिम, राइट? मतलब क्योंकि वो रुके नहीं, अगर वो 2 पिक्चर ना रिलीज कर पाते और उसके बाद वो रुक जाते कि हो गया मेरा, ठीक है मैं जा रहा हूँ घर वापस, मुझे नहीं करना मुंबई में कोई और काम वाम, ये वो नहीं रुके। तो वो वाली चीज है कि जब इन लोगों की जर्नी देखो ना, इम्तियाज सर की जर्नी देख लो कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता, और सोचा ना था से उन्होंने शुरू किया था। पर ना हम लोग जब इंडस्ट्री में रहते तो हम उनसे पहले के भी किस्से सुनते रहते कि जब वो काम के लिए भाग रहे थे, जब वो छोले कुलचे की स्टॉल्स पे जाके खाना खाते थे, जब बड़े पाव से उनका पूरा दिन कटता था, तो वो वाले किस्से भी सुने। तो वो वाली भी चीज होती है कि डूड इन लोगों ने कर लिया, राइट? बिकॉज इन लोगों ने गिव अप नहीं किया। ये कर देते गिव अप तो अभी मैं इन लोगों को नहीं जानती होती, अभी दुनिया इनका नाम नहीं जानती होती, तो हाउ कैन आई गिव अप? मैं इतनी जल्दी कैसे गिव अप कर सकती हूँ? जबकि क्या हो गया, 10 बार स्क्रिप्ट रिजेक्ट होगी, कोई बात नहीं, नहीं लिख लूंगी, वो भी रिजेक्ट होगी, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं लिख लूंगी, वो भी रिजेक्ट होगी, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं लिख लूंगी, 10 लिखूंगी, कम से कम 2 तो लोगों को अच्छी लगेगी। तो राइट राइट राइट। यू आई मीन वंस व्हेन यू आपने डिसाइड कर लिया कि करना है तो भाई करना है। हाँ हाँ हाँ। एंड जो भी फेलियर्स आपके सामने आ रहे हैं, वो फेलियर आपको एक तरीका बताता है नहीं करने का, कि इस तरीके से हाँ नहीं होगा, हाँ which you हाँ can हाँ tell all those people who are about to try this kind of way। तो हमने तो ऑलरेडी ट्राई कर दिया, तो हम पहले ही बता सकते कि इस तरीके से तो नहीं होने वाला है। हाँ, हाँ हमने किस किस तरीके से किया है वो तरीके हम आपको बता रहे हैं। सो दैट इज द रीजन माय फादर सेज कि 70 साल हो गए, सॉरी 100 years हो गए हैं फॉर फिल्म इंडस्ट्री, मोर देन 100 years। So now you cannot have a flop film. Now you should know what audience want. You should know how people react to your story. You should know what is good for your story. You should know who is good for your story, who's a good actor, who's a good writer, who's a good singer। ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी मालूम। तो 100 साल बाद कोई कंपनी फेल नहीं होती। ये हो हाँ सकता है कि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम आ जाए, या परफॉर्मेंस कहीं थोड़ा ये आ जाए, लेकिन वो फेल नहीं होगी। So now is the time when we should not look for any fail। I mean, we should look for the, I mean, definitely failure से तो हम सीखते हैं, वो तो एक लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन ऑलरेडी हमारा पास्ट इतना बड़ा पास्ट है, 100 साल पुराना पास्ट है फिल्म इंडस्ट्री का। तो आप देखो पुरानी फिल्में, देखो पुरानी चीजें। लाइक यू सेड, अनुराग सर हैज डन सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें की है, और इतने सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद में उनको अब जाके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन उनके पास नेगेटिव चीजें जो भी हुई उनके साथ में, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। नेगेटिव चीजें जो भी हुई है, या फिर आई वुडंट से नेगेटिव चीजें, इनफैक्ट आई वुड से दोस आर द पॉजिटिव थिंग्स जो उनके साथ में हुई। इसलिए उसके बाद में जो चीजें उनके साथ हुई, जैसे उनकी एक पिक्चर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, मेरा एक फ्रेंड, इट इज कॉल्ड गैंग्स ऑफ वासेपुर। यस, 8 साल हो गए अभी वो फिल्म में, 2012 की रिलीज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एंड 2 पार्ट में वो फिल्म बनाई है। You don't get bored at all. You don't get bored at all. There is crime, there is love, there is drama, क्या क्या नहीं है उसमें। There is politics, हर एक चीज है उसमें। तो आई फील इट इज अ कल्ट फिल्म। ऑलरेडी 8 साल में वो एक कल्ट फिल्म हो गई है। एंड लर्निंग के लिए, लोगों के लिए उस फिल्म से बहुत कुछ है। बिकॉज इफ यू सी, all the locations are very realistic location। it is realistic location, it is realistic location। तो ऐसी जगहों पर अगर आप शूट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट देखो कितना अच्छा आता है। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दिस फिल्म इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू शो पीपल दैट व्हेन यू शूट ऑन अ रियल टाइम लोकेशन, what beauty it is। So most of his films are shot on real time locations। एंड जिनके अंडर या फिर जिनके साथ में अनुराग सर काम करते थे, आज की तारीख में मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ, रामू सर, अनुराग सर। अमेजिंग।
तो कहीं ना कहीं if I have the blessings, then definitely I might also reach to the place where these people are standing right now. Definitely I would love to be in those positions one day. uh, very nicely you answered this question. Let's move forward for the next question. One thing that you want to do in life, and do you have any poetry for that? एक चीज जो आपको करनी है अपनी लाइफ में, और क्या आपके पास इस पर एक कविता है? अ, एक चीज And one thing can also be more, but anything that you want to add on. एक्चुअली पोइम तो नहीं है, बट आई लव अ सॉन्ग, शाहरुख का सॉन्ग है। मैं ना हमेशा से ना बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है ना, जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब मतलब बस विश होती है ये कि अरे ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें शायद चाहिए भी ना हो, बट वो बड़ी-बड़ी मतलब एकदम से जो ख्वाब होते हैं ना, वो ऐसे बड़े-बड़े से हो जाते हैं, राइट? कि अच्छा मुझे उनके साथ भी काम करना है, मुझे उनके साथ भी काम करना है। पहले मुझे जब मैं शुरू किया था तो मुझे लगता था ओके ठीक है, मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ लिखूँगी, मज़ा आएगा ये वो। फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर लाइक नहीं यार शॉर्ट फिल्म्स नहीं लिखनी है, फिर शॉर्ट फिल्म्स लिखनी शुरू की। फिर लाइक नहीं यार मुझे तो वेब सीरीज़ लिखनी है, और मैं अब उस साइड जा रही हूँ। थोड़े टाइम में मुझे ऐसे होगा, शायद 1-2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल में ऐसा भी होगा कि अब पिक्चर लिखनी है, अब तो बहुत टाइम हो गया है। तो या अब इनके साथ काम कर लिया, इनके साथ काम कर लिया, इनके साथ काम कर लिया, अब उस डायरेक्टर के साथ करना है, पॉसिबल हो तो और लैंग्वेजेस में भी ये डब हो या कुछ ऐसा-सा लिख पाऊँ मैं, तो वैसी वाली सी कोई चीज़ की एक चीज़ जो आप जीवन में करना चाहते हो, करना चाहते हो, आई रियली मतलब ये मेरी चीज़ है कि ये मैं चाहती हूँ कभी कि मेरे कि कभी ऐसा कुछ हो कि इंशाल्लाह मैं कभी कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ अचीव कर पाऊँ। तो आई रियली वांट कि मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे वहाँ पे हो और वो देख पाए वो चीज़। तो आई डोंट नो मुझे कितना टाइम लगेगा, बट आई रियली वांट कि वो ना वहाँ पे हो। तो मैं उनकी आँखों में ना वो प्राउड देखना चाहती हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड दिस ना, तो मेरे सारे रिलेटिव्स पागल हो गए थे। ये क्या करा रहे हो बच्ची से? और मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो वो वाली भी चीज़ थी कि अरे ये तो एग्ज़ाम निकाल लेगी, ये कर सकती है, ये वो कर सकती है, इसकी कोचिंग लगा दो, इसके ये फॉर्म भरा दो, इसके वो फॉर्म भरा दो। तो वो वाली चीज़ थी, वो अभी भी इस चीज़ के लिए पैरानॉइड है। मैं इस वज़ह से ज़्यादा घूमती नहीं हूँ अपने रिलेटिव्स के घर, नानी के घर या दादी के घर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक टाइम के बाद मम्मी से पूछेंगे कि आपकी बड़ी बेटी क्या कर रही है? और मम्मी के पास ना इस सवाल का ना आंसर होता नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि दे डू नॉट वांट टू सपोर्ट मी, बट वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, वो तोड़ने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैं शायद इस जनरेशन की, तो मैं इसको थोड़ा आसानी से तोड़ पा रही हूँ, बट वो अभी भी वहीं पे हैं। तो उनके लिए इतना इवॉल्व कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरे ख्याल ये सारे पेरेंट्स का सीन है, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं बट समहाउ वो कर नहीं पाते हैं। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि पेरेंट्स का तो यही सीन होता है ना कि इन द एंड उनको अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहिए, वो किसी भी तरीके से मिले। राइट, तो कभी-कभी वो समझ नहीं पाते वो अलग दिशा कि हम किस साइड से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरा रास्ता ही देखा है, क्योंकि उनके सारे रिलेटिव्स ने, उनके सारे कज़िन्स ने, उनके सारे कज़िन्स के बच्चों ने पहला वाला रास्ता देखा है। उन्होंने द रोड नॉट टेकन वाली पोएम नहीं पढ़ी, उन्होंने वो लेस ट्रैवल्ड पाथ नहीं लिया। तो जब आपके बच्चे वो लेस ट्रैवल्ड पाथ ले रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब खराब ना हो जाए। तो उनको वो डर रहता है। तो आई रियली वांट टू सी दैट प्राउड इन देयर आईज कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो वो वहां पे हो, ये देखने के लिए कि ओके ठीक है, आई वाज नॉट रॉन्ग व्हेन आई चोज दिस पाथ। तो यार ये एक चीज है जो मैं करना चाहती हूँ, बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। और आपके पास इसके लिए कोई कविता है? कविता नहीं है, पर मुझे वो गाना बहुत अच्छा है, लगता है शाहरुख का ना एक गाना है कि बस इतना सा खाब है मेरी आप चांद मेरी, या एग्जैक्टली तोड़ लाऊं। सारी दुनिया पर मैं छाऊं। तो वो गाना इतना पसंद है ना मुझे, तो या when दैट्स when you when you said I like Shah Rukh Khan's song, I was 100% sure it should be this song and not any other song. Because ये गाना मेरे को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. Very nice song, and yes, very motivating.
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन ये गाना जब पिक्चराइज हुआ था या फिर जब ये गाना शूट हो रहा था, आई गेस उसने जो एक लाइन है कि सारी दुनिया पर करो हुकूमत, और बस इतना सा ख्वाब है तो एक बॉल है जो मेरा गोल साइड और पीछे फैन उसको ही किक्स। हाँ तो आई गेस उस टाइम पे ना उनका वो घर था जहाँ पर वो शूट हुआ था, वो हाँ शूट हुआ था उनके घर के सामने ही हुआ था आई गेस, हाँ 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 बैंड स्टैंड पे। एंड हाँ किसने ये सोचा था कि भाई आफ्टर फ्यू इयर्स इधर पीछे ही मेरा घर होगा और पूरी दुनिया पर मैं हुकूमत करूंगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली यू नो। So it's a very nice song. It's a very motivating song. So even I like that song. And yes, definitely, you will have that proud moment very soon when your parents will join you at one of the best place where you will be very proud to see this in front of millions. Yes, Papa. इंशाल्लाह। Yes, Mama. I made it. Definitely, and we will be proud to we will be proud to know see you in that place. We'll be very proud to see you over there. Okay, so very nicely answered. Very nicely answered. Moving on to the next question. I guess this should be the last question. Yes. आपके मन में Did you कभी ये ever? सवाल आया कि मैं फेल हो गई? हाँ, बहुत बार बहुत बार बहुत बार सबको आता है। और फिर वो एक दो दिन के लिए आप उस सब आर्टिकल में चले जाते हो ना, जब आप बेड पे पड़े रहते हो और पीछे बस म्यूजिक चल रहा होता है और आप बस खाते हो और आप बस पड़े रहते हो और खाते हो और पड़े रहते हो और खाते हो और पड़े रहते हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती जिंदगी में। तो या ऐसा होता है, ऐसा सवाल आते हैं। बट एज आई सेड बिफोर कि आई डू हैव माई वेज, मैं बहुत देर तक उस जोन में नहीं रहती, मैं रह ही नहीं पाती, क्योंकि मेरा एक और वो भी है कि आप ना हमेशा दूसरे लोगों को वही दे पाते हो जो आपके पास है। तो अगर मैं खुद खुश नहीं हूँ, अगर मैं खुद ही इतनी मतलब फेल्ड माइंड ऑफ स्थिति में चल रही हूँ, अगर मैं खुद ही इस ट्रॉमा से डील कर रही हूँ, तो मैं कैसे अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखूंगी? मैं कभी रख ही नहीं सकती, मैं कभी रख ही नहीं सकती। एंड यू कैन आस्क माय फ्रेंड्स, तो दे मतलब उनका ये सीन होता है कि व्हेनेवर दे आर फीलिंग लो और समथिंग ना, दे कॉल मी, चल श्वेता और बता क्या चल रहा है जिंदगी में, जो किए वो वगैरह एंड ऑल चीजें। तो और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ, मतलब मेरे भाई-बहन मुझसे छोटे हैं। तो इन केस कि उनको मेरी ज़रूरत पड़ने लगी एंड आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी देयर फॉर देम उस टाइम पे, तो एक वो वाली चीज़ होती है कि जब आप लो फ़ील कर रहे हो लेकिन आपका कोई अपना उससे भी ज़्यादा लो कर फ़ील कर रहा है, तो आपको वो जो लो है ना, वो लो ज़्यादा देर तक लो रहता नहीं है। आप अपने आप ऊपर उठ जाते हो उस चीज़ के लिए कि क्योंकि आपको दूसरे को हैंडल करना है। तो ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है कि मैं किसी को कॉल करूँ अपना कुछ बताने के लिए और सामने वाला बताए कि उसके साथ ये हो गया, तो आई एम लाइक नहीं, नहीं, तू पहले अपनी दिक्कत बता, मेरी दिक्कत का क्या है, वो तो चलती रहेगी। तो ये वाली चीज़ होती है। तो व्हेन आई हियर कि ओके मैं अकेली तो हूँ नहीं जीवन में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग प्रॉब्लम्स है, किसी की छोटी स्ट्रगल, किसी की बड़ी स्ट्रगल, और सब जूझ रहे हैं, सब डील कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से। तो या तो वो मैं ज़्यादा देर तक ये क्वेश्चन बार-बार दिमाग में आता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बार-बार बोल देती हूँ कि नहीं बेटे, मैं अभी फेल नहीं हुई हूँ, अभी टाइम लगेगा, यू हैव टू और मेहनत करो थोड़ा-सा। तब मे बी आई कैन फील दिस स्ट्रांगली फेल्ड, अभी तो ओके ठीक है, अभी मतलब इतनी फेल हुई हूँ कि मैं फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकती हूँ और मैं पास हो सकती हूँ। तो Nice, nice. This is the way that you have to. This is the way that you have to face your life because उतार चढ़ाव, failure, आते success, रहते हैं। definitely ये सबके लाइफ में आते रहते हैं, नॉट ओनली इन आवर फील्ड, दिस कम्स इन एवरी फील्ड, इवन इफ यू आर नॉट इन एनी फील्ड, और अगर आप ऐसे ही हो तब भी ये स्पेस आता है हुँ, सक्सेस और फेलियर का। तो हुँ, नॉट टू हुँ, बी डिमोटिवेटेड और इसको सोच के अरे मेरे साथ ही क्यों, तो वैसा नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये हुँ, सोचना हुँ, चाहिए हुँ, हुँ। दैट आई वाज अ और ना पार्ट ऑफ। हुँ, you are just saying something, I was a part of मेरा बोलना ये था कि थैंक यू दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ oh, सिचुएशन दैट आई जो भी हुआ, जो भी चीजें हुई, सो द नेक्स्ट टाइम अगर इसके आसपास भी मैं रहूंगा ना, तो आई नो हाउ टू किक इट ऑफ। अरे या
दैट्स व्हाट वी डू। एक्चुअली मेरे दिमाग में 4 लाइनें आ रही थी। मैंने एक्चुअली 2 लाइनें पहले बोली थी, तो वो मेरे को बाकी की 4 याद आ गई। गोपाल दास नीरज जी की पोएम है कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। और आगे की लाइन ये है कि लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पर नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय है, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। So yeah, these are the lines. Amazing, very beautiful lines, very beautiful lines, and very nicely you answered all the questions. Very nicely, we had this lovely one-on-one session, and definitely, Vikas ji, we are missing you. I mean, हाँ, आपकी विशेष टिप्पणियाँ वी आर मिसिंग। तो एक और उनकी तरफ से कुछ ना कुछ सवाल लाइव उनसे बाद में ले लेंगे हम, वन ऑन वन, जब कि हम दिल्ली में आके मिलेंगे, जब तब ये बिल्कुल। सब। And before we say a wrap up to today's session, before we say bye to today's session, I want everyone to know that ये सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे आगे, और बहुत सारे लोगों से हम बात करते रहेंगे, बहुत हाँ, सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, रैपर्स, सिंगर्स, बहुत सारे लोगों से। ये तो जस्ट शुरुआत है, दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ इट। सो इफ यू हैव एनीथिंग, प्लीज गेट इन कांटेक्ट विद अस। You can see the email ID has been scrolling down, so please give us a call. And before we say a goodbye to today's session, Shweta, would you like to go ahead with a closer part of it? एक कोई शायरी जो आपको लगे कि ये क्लोजिंग के लिए हो। ये नदा फाजली साहब की है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। डेफिनेटली मुलाकात होगी। हर हर आई मीन हर 100% श्योर दैट देयर विल बी अ मुलाकात। एंड विद आवर ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस, हम आपसे भी मिलेंगे बहुत जल्द। सो थैंक यू, हैव अ बिल्कुल। लवली डे एंड गुड इवनिंग, बाय बाय। बाय।